तहसील फतेहपुर बाराबंकी से भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, अभी हम लोग पिछले 4 वीडियोस से विगत 4 कक्षाओं से विद्युत धारा नामक अध्याय को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और आज उसी क्रम में हम लोग 5वें भाग में विद्युत धारा नामक अध्याय के कुछ और महत्वपूर्ण शीर्षकों पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, अभी तक जो हमने 4 कक्षाओं में जानकारी प्राप्त की है उनमें प्रमुख है विद्युत धारा की परिभाषा, ओम का नियम, प्रतिरोधकता, चालकता, गतिशीलता, ओम के नियम की सीमाएं, अपवाह, प्रतिरोधकता का उद्गम, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, कार्बन प्रतिरोधक, उनका वर्णकोड और गत कक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों ने शीर्षक प्रारंभ किया था प्रतिरोधकों का संयोजन, जिसमें श्रेणी संयोजन के बारे में हम लोगों ने गत कक्षा में चर्चा की। हम लोगों ने जाना कि अगर प्रतिरोधकों का संयोजन किया जाए तो जो प्रथम प्रकार का संयोजन है वो श्रेणी संयोजन है और उस सीरीज कॉम्बिनेशन में या श्रेणी संयोजन में प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। और आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले एक दृष्टि डालेंगे आज की कक्षा के लिए जो चयनित शीर्षक हैं, जिन बिंदुओं पर हमको चर्चा करनी है, जिन शीर्षकों पर हमको बात करनी है। तो आइए सबसे पहले उन पर दृष्टि डालते हैं और फिर इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो आज की कक्षा में जो पहला शीर्षक जिस पर हम चर्चा करेंगे वो गत कक्षा में हम लोगों ने जहां से विराम लिया था उसी के आगे से है। आप देख सकते हैं प्रतिरोधकों का पार्श्व संयोजन। संयोजन में मैंने कहा था श्रेणी संयोजन और पार्श्व संयोजन, ये 2 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है और श्रेणी संयोजन को हम लोगों ने गत कक्षा में जान लिया और आज हम लोग सीखेंगे कि प्रतिरोधकों को पार्श्व संयोजन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस प्रकार से संयोजित किया जाता है। उसके साथ ही साथ आज हम लोग न केवल पार्श्व संयोजन से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे बल्कि कुछ ऐसे प्रश्नों को भी देखेंगे जहां पर हमको कुछ जटिल प्रकार के नेटवर्क दिखाई देंगे जिनमें हमको प्रतिरोधकों का संयोजन करना होगा। तो उन प्रश्नों को हल करेंगे और अंत में आपके अभ्यास के लिए भी आपके प्रश्न को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो इन सभी चीजों पर हम एक के बाद एक क्रमबद्ध ढंग से चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज का जो सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण शीर्षक है हम उस ओर बढ़ते हैं, उस ओर उन्मुख होते हैं और पहले शीर्षक पर हम लोग चर्चा करने के लिए एकदम तैयार हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को पहले शीर्षक के साथ जो है प्रतिरोधकों का पार्श्व संयोजन। तो विद्यार्थियों, आपके समक्ष यहाँ सबसे पहले ऊपर एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें बिंदु A और B के मध्य 2 प्रतिरोधक R1 और R2, कैपिटल R1 और कैपिटल R2 से जिनको प्रदर्शित किया गया है उनको दिखाया गया है। अब आप देखें, मैं आपको क्रमशः बताऊंगा कि जो आवेश बिंदु A के बाईं ओर से अंदर की ओर, A के बाईं ओर से अंदर की ओर प्रवाहित होता है, आप देखेंगे वो आंशिक रूप से R1, कैपिटल R1 तथा आंशिक रूप से R2 से होकर प्रवाहित होता है। आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज और आपको देखना है, जो चित्र में दर्शाई गई धाराएं हैं I, कैपिटल I, आप शुरुआत में देखेंगे I1, कैपिटल I1 और I2, ये निर्दिष्ट बिंदुओं पर ये क्या है आप जानते हैं। धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर है। आप देखेंगे कैपिटल R1 प्रतिरोध में हमको धारा I1 दिखाई दे रही है, जबकि कैपिटल R2 प्रतिरोध से होकर गुजरने वाली धारा I2 दिखाई दे रही है। जबकि शुरुआत में आपने देखा है कि हमको धारा I दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ से ये स्पष्ट जान सकते हैं कि I धारा ही विभाजित हो गई है I1 और I2 में, जो क्रमशः प्रतिरोधक R1 और R2 से होकर गुजर रही है। तो हम लिख सकते हैं कैपिटल I बराबर कैपिटल I1 प्लस I2, इसको हम संबंध 1 मान सकते हैं। आप लोगों ने देख लिया, स्पष्ट है, चित्र से भी आप देख सकते हैं। अब हम देखें विद्यार्थियों को यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देना है कि अगर हमने ये जान लिया, अब हम अगर जो हमारा प्रतिरोधक R1 है, R1 प्रतिरोधक पर ओम का नियम लगाएं तो बिंदुओं A और B के मध्य का विभवांतर V क्या होगा? ओम का नियम बताता है विभवांतर
बराबर उसमें प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा और प्रतिरोधक के मान का गुणनफल। तो A और B के मध्य का विभवांतर अगर हम ओम के नियम को प्रतिरोधक R1 के लिए लागू करते हैं तो V इक्वल टू हो जाएगा I1 R1, और यहां से हम निकाल सकते हैं जो I1 का मान हमें प्राप्त होगा वो होगा V बाई R1। इसको हम संबंध 2 मान लें। और ठीक यही ओम का नियम अगर हम दूसरे प्रतिरोधक R2 के लिए लागू करें तो क्या होगा विद्यार्थियों? A और B के मध्य विभवांतर, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, V इक्वल टू हो जाएगा I2 R2, और यहां से जो I2 का मान हमको प्राप्त होगा वो होगा V अपॉन R2। इसको संबंध 3 मान लेते हैं। अब यहां पर विद्यार्थियों अगर हम संबंध 1 में I1 और I2 के मान रखें तो हमको क्या संबंध मिलता है? I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, या इसमें अगर हम V को कॉमन ले लें तो हमको मिल जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 विद इन ब्रैकेट्स मिल जाएगा ये हमारे पास I इक्वल टू। अब अगर आप ध्यान से देखें यहां पर जो R1 और R2 प्रतिरोधक हैं इनको एक तुल्य प्रतिरोधक Req से प्रतिस्थापित करें। Req देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं Req इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Req से प्रतिस्थापित करें तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं जो V इक्वल टू होगा वो I Req होगा, और यहां से हमारे पास जो I का मान होगा वो होगा V अपॉन Req। और इस प्रकार हमको जो ये संबंध अभी हमने लिखा था मिल जाएगा V अपॉन Req इक्वल टू V ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। और निश्चित रूप से विद्यार्थियों आप देखेंगे इस प्रकार से हमको एक संबंध मिला 1 अपॉन Req इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यानी कि ये जो संबंध है ये जो पार्श्व में संयोजित हमारे दो प्रतिरोधक थे R1 और R2 उनका जो तुल्य प्रतिरोधक Req है उसके लिए प्राप्त हुआ है। अगर इसको हम और हल करते हैं तो आप देखेंगे Req इक्वल टू हमको जो मिलेगा वो प्राप्त होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। आप इसको अगर हल करेंगे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हमको Req की वैल्यू ये प्राप्त हो जाएगी। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से हमने जान लिया कि अगर दो प्रतिरोधक पार्श्व में संयोजित हों तो पार्श्व में संयोजित होने पर उनका तुल्य प्रतिरोधक हमें क्या प्राप्त होगा। अब आपके समक्ष एक और चित्र अगर हो जिसमें 3 प्रतिरोधक R1 R2 और R3 इसी प्रकार से पार्श्व में संयोजित किए जाएं तो उनमें भी अगर हम देखें कि निर्दिष्ट बिंदुओं पर धाराएं कैपिटल I, I1, I2 और I3 हो तो वहां पर भी आप जो संबंध लिख सकते हैं वो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। और वहां पर भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू ओम के नियम को अगर हम लागू करेंगे तो निश्चित रूप से हमको प्राप्त होगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। और अगर वहां पर भी हम एक तुल्य प्रतिरोधक से तीनों प्रतिरोधकों R1, R2 और R3 को प्रतिस्थापित करें तो निश्चित रूप से R बराबर हमारे पास हो जाएगा V अपॉन Req, और तब हमारे पास यहाँ V कॉमन होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और इस प्रकार से हमको 1 अपॉन Req प्राप्त हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। कहने का अर्थ ये कि 3 प्रतिरोधक अगर हमारे पार्श्व में संयोजित होंगे तो इस प्रकार से हमको उनका तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो सकता है। देखिए इस नियम को हम जो प्रतिरोधकों की संख्या है बढ़ाते चले जाएं और ये जो नियम है हम इसको लागू कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर मान लीजिए हमारे पास n प्रतिरोधक हैं जिनको हम R1, R2, R3 डैश 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 Rn से प्रदर्शित करें तो उनका जो पार्श्व में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोधक Req होगा वो किस प्रकार प्राप्त होगा 1 अपॉन Req इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन R3। इस प्रकार से हमको ये n प्रतिरोधक अगर संयोजित किए जाए पार्श्व में तो उनका भी तुल्य प्रतिरोधक प्राप्त हो सकता है। हमने यहाँ देखा कि जब दो प्रतिरोधक पार्श्व में थे तब
जब 3 प्रतिरोधक पार्श्व में थे तब, और जब 3 से अधिक प्रतिरोधक पार्श्व में संयुक्त किए जाते हैं तो भी हमको तुल्य प्रतिरोधक किस प्रकार से प्राप्त होता है। यहाँ ध्यान देने की बात है विद्यार्थियों, आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर जब हम संयोजन कर रहे थे, तुल्य प्रतिरोधक याद कर रहे थे, तो आपने देखा होगा कि ये सारे के सारे जितने भी प्रतिरोधकों को हम पार्श्व में जोड़ते हैं वो सभी निश्चित 2 बिंदुओं के बीच संयोजित होते हैं। इसलिए किसी भी प्रतिरोधक के लिए जब हम उसके सिरों का विभवांतर ज्ञात करते हैं तो वो समान होता है। आपने इस सब कहीं देखा होगा, चाहे R1 के सिरों का विभवांतर जो हमने A और B के बीच ही वो संयोजित है। यहाँ पर चाहे 2 प्रतिरोधक थे, चाहे 3 थे, चाहे 3 से अधिक थे, ये सब संयोजित 2 निश्चित बिंदुओं के बीच होते हैं, जिस कारण से सभी प्रतिरोधकों के सिरों का विभवांतर समान होता है। इसको आधार बना करके हमने यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से पार्श्व में संयोजित हुए प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इस आधार पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इन जो हमारे पास संबंध हमको प्राप्त हुआ है यहाँ से Req बराबर, या ये जो प्राप्त हुआ है, इनको आधार बना करके हम कुछ जटिल स्थितियां जो आती हैं उनको भी किस प्रकार हल कर सकते हैं, उनको भी आगे आइए देखते हैं। तो चलते हैं एक जटिल स्थिति की ओर, जहां पर हम देखेंगे कि प्रतिरोधक संयोजित हैं और उनका तुल्य प्रतिरोध हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आइए उससे हम लोग जुड़ते हैं विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कि ये परिपथ जो आपके समक्ष अब दिखाई दे रहा है थोड़ा सा जटिल आपको लगेगा। इसमें 3 प्रतिरोधक आपके समक्ष हैं, R1, R2 और R3। A और B के मध्य प्रतिरोधक R1 और B और C के मध्य प्रतिरोधक R2 और R3 संयोजित है। और ये भी आप अब देख करके स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि जो प्रतिरोधक R2 और R3 हैं ये पार्श्वक्रम में संयोजित है। तो विद्यार्थियों अगर हमारे पास 2 प्रतिरोधक R2 और R3 जो पार्श्व में हैं, इनके लिए जैसा भी मैंने आपको बताया कि अगर इनकी जगह पर हम एक तुल्य प्रतिरोधक Req से इनको प्रतिस्थापित करें, बल्कि हम उसका सही नाम अगर हम यहाँ पर देना चाहें, चूंकि 3 प्रतिरोधक हैं, अगर उसका हम नाम देना चाहें Req23, प्रतिरोधक 23 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर हम लें, रेजिस्टर लें Req23 अगर लें, तो वो क्या होगा, उसको अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें तो आपको मैंने जैसा भी बताया है उसके कैलकुलेशन के लिए आप लिखेंगे 1/Req23 इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3, और तब हमारे पास जो Req23 हमको प्राप्त होगा, मैंने आपसे कहा था वो क्या प्राप्त होगा, R2 प्लस R3। और तब आप देखें कि अगर इन दोनों R2 और R3 को प्रतिस्थापित हमने कर दिया Req23 से, तब हमारे पास ये जो परिपथ है वो समतुल्य हो जाएगा। यहाँ पर A है, ये हमारे पास ये A बिंदु है, ये यहाँ B बिंदु है, और इसके बाद हमारे पास इन दोनों जो हमारे पास R2 और R3 हैं इनकी जगह पर ये C बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारे पास आ गया Req23, आप देख रहे होंगे, और Req23 का मान हमने यहाँ लिख लिया है। अब अगर आप देखें विद्यार्थियों, ये हमारे पास R1 है, तो अब अगर आप देखें तो स्पष्ट रूप से थोड़ा सा अगर आप जोड़ डालेंगे गत कक्षा पर तो आपको समझ में आएगा कि जो R1 और Req23 है, 2 और 3 जो R2 और R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टर Req23 है, ये दोनों हमारे पास श्रेणी में संयोजित हैं। और जब ये श्रेणी में संयोजित हैं तो निश्चित रूप से जो इस पूरे परिपथ का जो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध या हम कह लें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Req123 होगा, वो R1 प्लस Req23 के बराबर होगा। तो कह सकते हैं हम लास्ट में अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ A है और ये जो लास्ट में हमको प्राप्त होगा A और C के मध्य ये प्राप्त होगा Req123, तीनों का हमारे पास जो तुल्य प्रतिरोध है वो प्राप्त होगा। वो कितना होगा, अब आप यहाँ से अगर ध्यान दें तो आप देखेंगे R1 तो है ही है, और R2 3EQ की वैल्यू हमने निकाली थी R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। इसको अगर हल करते हैं विद्यार्थियों तो हमको प्राप्त होता है R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3। ये हमारे पास इस पूरे परिपथ में लगे हुए R1 R2 और R3 इन तीनों प्रतिरोधकों का ये तुल्य प्रतिरोध R123 EQ है। अब अगर
यहाँ पर ए और सी टोटल जो हमारा विभवांतर हो वो V रहा हो, तो अगर हम धारा निकालना चाहें तो धारा I जो होगी वो निश्चित रूप से V अपॉन R EQ 1 2 3 के बराबर होगी। तो जो धारा यहाँ होगी I, वो अगर आप देखें तो कितनी हमको प्राप्त हो जाएगी, V R2 प्लस R3 अपॉन R1 R2 R1 R3 और R2 R3 के बराबर होगी। इस प्रकार से जैसा मैंने आपसे कहा था कि जटिल परिपथों के लिए भी जो हमने श्रेणी और पार्श्व संयोजन देखे हैं उनको उपयोग करके हम इन जटिल परिपथों को भी हल कर सकते हैं। इनमें भी धारा और तुल्य प्रतिरोधक का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हमने जब ये जान लिया है कि किस प्रकार से श्रेणी संयोजित होते हैं प्रतिरोधक, किस प्रकार से पार्श्व में प्रतिरोधकों को संयोजित किया जाता है और उनका तुल्य प्रतिरोधक क्या होता है, कुछ जटिल स्थितियों को भी हमने समझा है, तो अब हम पढ़ेंगे और आंकिक प्रश्नों से जुड़ते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ प्रश्नों को देखते हैं। नेटवर्क परिपथों के जो प्रश्न हैं जो हमको दिए जाएंगे जिसमें हमको तुल्य प्रतिरोधक ज्ञात करना होगा, उनको देखते हैं किस प्रकार से हल किया जाता है। तो आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से और आगे इसी बिंदु को बढ़ाते हैं, मिलकर के चलते हैं प्रश्न की ओर। तो विद्यार्थियों, जो प्रश्न आपके समक्ष है आप देख सकते हैं कि 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व में संयोजित हैं। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध क्या होगा? यदि इस संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबद्ध किया जाता है तो प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हम हल करते हैं। 3 प्रतिरोधक हमको बताए गए हैं। तो R1 जो पहला प्रतिरोधक है 2 ओम, दूसरा प्रतिरोधक R2 जो हमारे पास है वो है 4 ओम और जो R3 है वो हमारे पास है 5 ओम। अब इन तीनों को पार्श्व में संयोजित किया गया है तो इनका जो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध हम निकालते हैं 1 अपॉन REQ, वो होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ REQ इन तीनों प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे अभी हमने जो सीखा है 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 4, 1/5, आप LCM 20 हो जाएगा, 10, 5 and 4, 19/20। इट मीन्स जो हमारे पास REQ जो तुल्य प्रतिरोधक का मान हमको प्राप्त हुआ 20/90 ओम। ये हमारे पास इन तीनों प्रतिरोधकों को पार्श्व में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोधक का मान प्राप्त हो गया। अब आप देखें कि इन तीनों प्रतिरोधकों के संयोजन को बताया गया 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है उससे जोड़ा जाता है, अर्थात V = 20 वोल्ट। तो हम विद्यार्थियों सबसे पहले जो धारा का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं कि बैटरी से ली गई कुल धारा कितनी होगी। तो बैटरी से ली गई कुल धारा I बराबर V अपॉन REQ और इसका मान हमारे पास हो जाएगा 20 अपॉन 20/19 यानी कि 19 एम्पियर। जो बैटरी से कुल धारा ली जाएगी वो 19 एम्पियर की होगी। ये भी हमको क्लियर हो गया। अब हमको क्रमशः बताना है कि प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी। तो जो R1 बराबर 2 ओम है से प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी? देखें, आप जानते हैं इसको हम अगर I1 कह दें तो I1 बराबर V/R1 और तब इसका मान हमको मिल जाएगा 20 अपॉन 2 और ये यहाँ पर हो जाएगा 10 एम्पियर। R2 बराबर 4 ओम से प्रवाहित धारा, इसको अगर हम I2 कह दें तो वो हो जाएगा V/R2 20/4 यानी कि ये हो जाएगा 5 एम्पियर। और इसी प्रकार से जो तीसरा प्रतिरोधक R3 है जो 5 ओम का है उससे प्रवाहित धारा I3 उसको अगर हम कहते हैं वो हो जाएगा V/R3 यानी कि 20/5, इट मीन्स 4 एम्पियर। और आप देख भी सकते हैं कि इन तीनों धाराओं का योग बैटरी से ली गई कुल धारा I के बराबर है, 19 एम्पियर के बराबर है। इस प्रकार इस प्रश्न में हमने जो कुछ पूछा गया था उसको हल किया। पार्श्व में जो तुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात करना था पार्श्व संयोजन में वो भी ज्ञात कर लिया। इस प्रश्न को निश्चित रूप से आपने समझ लिया होगा। कुछ और परिपथ के प्रश्न को हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए। तो विद्यार्थियों, दिए गए प्रश्न में आपसे
ये अपेक्षा की गई है कि नेटवर्क का जो आपको प्रदर्शित किया गया है इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। इसमें कई सारे प्रतिरोधक आपको दिखाई दे रहे हैं और इस नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध हमको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम ध्यान देंगे यहाँ पर और आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 ओम के जितने प्रतिरोधक ऊपर लगे हुए हैं और उसके बाद सारे 2 ओम के प्रतिरोधक नीचे की ओर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ एक एक सेगमेंट को अगर ध्यान से देखें, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये चतुर्भुज की आकृति, जो पहली चतुर्भुज की आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसकी जो ऊपर की 2 भुजाएं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये जो 1 ओम और 1 ओम है, अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये प्रतीत होगा कि जो आवेश इधर से जाएगा वही यहाँ पर 1 ओम में जाएगा। अर्थात ये जो प्रथम चतुर्भुज की आकृति का नेटवर्क है, इस नेटवर्क में जो 1 ओम और 1 ओम ऊपर प्रदर्शित है, ये दोनों श्रेणी में संयोजित है। इसी प्रकार से अगर आप ये द्वितीय चतुर्भुज आई जो नेटवर्क प्रदर्शित है इस पूरे संपूर्ण नेटवर्क में, इसमें आप देखेंगे पुनः वही स्थिति बनती है कि यानी कि 1 ओम और 1 ओम श्रेणी में है, यहाँ भी 1 ओम श्रेणी में है और यहाँ भी 1 ओम और 1 ओम श्रेणी में संयोजित है। जबकि इसी भांति अगर आप इधर ध्यान देंगे, इसके नीचे हिस्से पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर माफ कीजिएगा ये 2 ओम का रेजिस्टेंस था, तो ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों ही 2 ओम और 2 ओम के रेजिस्टेंस इसमें है, श्रेणी में है। आप देखेंगे जो आवेश इधर से जाएगा वही इधर आएगा। फिर यहाँ पर भी ये 2 ओम और 2 ओम श्रेणी में होंगे, ये 2 ओम श्रेणी में होंगे और ये 2 ओम और ये 2 ओम के प्रतिरोधक भी श्रेणी में संयोजित होंगे। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, बहुत सीधी सी बात है कि अगर हम 1 ओम और 1 ओम का श्रेणी में संयोजित करके तुल्य प्रतिरोधक ज्ञात करें तो निश्चित रूप से वो हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2 ओम। और इसी प्रकार से अगर 2 ओम और 2 ओम को श्रेणी में संयोजित करके उनका हम तुल्य प्रतिरोधक ज्ञात करें तो वो होगा 4 ओम। यानी कि अब अगर हमने ये चीज समझ ली, पहली बात जो मैंने आपको बताई, तो अब हमको जो एक समतुल्य नेटवर्क प्राप्त होगा वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। यहां से जैसा मैंने आपसे कहा था कि यहां पर हम जाएं, एक ये इधर हो गया और ये इधर हो गया, 4 की जगह 2 प्रतिरोध हो गए और इसके बाद यहां से इधर फिर हम चले, यहां फिर हमको एक ये मिला, ये हो गया, और फिर यहां से और इनमें अगर आप ध्यान देंगे विद्यार्थियों तो ये जो हमारे पास 1 और 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध यानी कि 2 ओम, यहाँ सारे ये 2 ओम के हो जाएंगे यानी कि R' और नीचे ये सारे हमारे 4 ओम के रेजिस्टेंस, ये जो R" से हमने प्राप्त किया वो हो जाएंगे। अब आपको देखिए अपेक्षाकृत सरलीकृत रूप प्राप्त हो गया। अब आपको एक चीज और स्पष्ट समझ में आ रही होगी कि ये जो 2 ओम और 4 ओम हैं, ये किसमें है? पार्श्व में है। इसी प्रकार से यहाँ 2 ओम और 4 ओम भी पार्श्व में है, यहाँ 2 ओम और 4 ओम भी पार्श्व में है। तो अगर हम पार्श्व के लिए संयोजन देखें तो अगर इसको हम इनका तुल्य प्रतिरोध Req कहें तो 1/2 + 1/4 यानी कि जो हमको अब प्राप्त होगा वो हो जाएगा 4 LCM आ जाएगा, 2 + 1 3/4 और इसका मतलब जो Req हमारे पास प्राप्त होगा वो 4/3 ओम होगा। यानी कि अब हमारे पास ये जो 4 अलग अलग नेटवर्क इसमें संयोजित किए गए हैं, इनमें अगर हम देखें तो 2 और 4 ओम जहां भी पार्श्व में लगे हुए हैं उनका तुल्य प्रतिरोधक का मान 4/3 ओम होगा। यानी कि अब अगर हम इसकी समतुल्यता एक और नेटवर्क बना के करें तो हमको कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। और यहां पर ये चारों के चारों 4/3 ओम, और इस प्रकार से अगर हम फाइनली ये चारों अगर आपको अब दिखाई दे रहे हैं तो आप ये सब बता सकते हैं कि चारों के चारों किसमें जुड़े हुए हैं? ये श्रेणी में संयोजित हैं। अर्थात इनका अंतिम रूप से अगर हम कहें कि तुल्य प्रतिरोधक R कितना होगा तो वो 4/3 + 4/3 + 4/3 + 4/3 अर्थात R का मान 16/3 ओम हो जाएगा। आप इसको R' से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि अंतिम रूप से जब हमने पूरे नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध R ज्ञात किया तो वो 16/3
ओम हमको प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमने देखा जो एक जटिल सा आपको नेटवर्क दिखाई दे रहा था उसको सरलीकृत करते हुए श्रेणी और पार्श्व संयोजन जहां पर लागू होते थे उनको हमने लागू किया और अंत में हमको नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध जो प्राप्त हुआ 16/3 ओम प्राप्त हुआ। एक और प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं। विद्यार्थियों, एक नेटवर्क आपके समक्ष और प्रस्तुत है। इसमें देखेंगे कि बिंदुओं ए और बी के बीच बहुत सारे प्रतिरोधक आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका हमको तुल्य प्रतिरोधक ज्ञात करना है। बहुत जल्दी से हम आइए देखते हैं। हम ए से बात अगर शुरू करें तो ए से जब हम इधर की तरफ बढ़ते हैं तो ये 3 ओम और ये 3 ओम ये आपको श्रेणी में संयोजित दिखाई देते हैं, जिनका तुल्य प्रतिरोधक हमारे पास हो जाएगा 3 + 3 यानी कि 6 ओम। यानी कि अगर इस प्रश्न को हम साथ साथ हल भी करते चलें तो इन दो की जगह पर अब हमारे पास इनके बीच में एक प्रतिरोधक आ गया 6 ओम का। ये 6 ओम हमारे पास हो गया। ये 6 ओम का प्रतिरोधक इनका तुल्य प्रतिरोध हो गया, जिसको हमने R डैश कहा। और अब आप देखेंगे कि ये 6 ओम और ये दूसरा 6 ओम निश्चित रूप से ये पार्श्व क्रम में है। तो 6 ओम और 6 ओम का जो पार्श्व क्रम में संयोजित होगा वो हम R डबल डैश से अगर उसका हम ले लें तो ये हो जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। इट मींस R डबल डैश हो जाएगा 3 ओम। इसका अर्थ ये हो गया कि ये हमारे पास 6 ओम और ये 6 ओम संयोजित होकर के 3 ओम बन जाते हैं। अर्थात अब हमारा जो कुछ परिपथ होगा, नेटवर्क होगा, उसका स्वरूप कुछ इस तरीके से हो जाता है। यहां पर आ गया हमारे पास 3 ओम। अब आप पुनः ध्यान दें, ये 3 ओम और ये 3 ओम आप इधर से देखेंगे तो ये पुनः हमको किसमें दिखाई दे रहे हैं? ये निश्चित रूप से हमको श्रेणी में दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे हमने यहां कहा था, इन 3 का संयोजन फिर हमारे पास 6 ओम हो जाएगा। अर्थात फिर हमारे पास जो रूप होगा इस नेटवर्क का वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहां हम इसको 6 लिख दें और यहां इसको सीधा मिला दें तो यानी कि ये हमारे पास 6 ओम प्राप्त हो गया। पुनः किसमें हो जाते हैं? ये 6 ओम और ये 6 ओम पार्श्व क्रम में दिखाई देते हैं, जैसे अभी हमने देखा। तो इन दोनों का हमारे पास तुल्य प्रतिरोधक का मान 3 ओम हो जाएगा। अर्थात अब हमारे पास ये, मैं हल करता चल रहा हूं, आपको समझ में आएगा। अब कुछ नेटवर्क का रूप कुछ इस तरीके से हो गया 3 ओम। फिर से हमारे पास 3 ओम और 3 ओम इनका जो संयोजन है वो श्रेणी में होने के कारण ये 6 ओम हो जाएगा। अर्थात अब इसका स्वरूप हमारे पास कुछ इस तरीके से हो गया। यहाँ 6 ओम हो गया और ये 6 ओम और 6 ओम पुनः पार्श्व में है, जिस कारण से इनका जो तुल्य हमारे पास होगा वो 3 ओम हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर हमारे पास 3 ओम हो गया। और अब आप देखेंगे कि 3 ओम और ये 3 ओम हमारे पास किसमें है? श्रेणी में है। तो लास्ट में अगर हम कहें कि R1 जो हमारे पास 3 + 3 6 ओम और ये नीचे A से B के बीच में जो हमारे पास R2 है ये 3 ओम है, ये दोनों पार्श्व में संयोजित हैं। तो अंतिम जो हमारे पास इसका तुल्य प्रतिरोध होगा वो 1/3 + 1/6 होगा। अर्थात 1 और EQ बराबर 2 + 1/6 3/6। इसका मतलब Req का मान हमारे पास हो जाएगा 6/3 2 ओम। इस पूरे नेटवर्क का जो हमारे पास तुल्य प्रतिरोधक है वो हमको प्राप्त हो गया 2 ओम। जल्दी से आपके अभ्यास के लिए एक प्रश्न है। आप विद्यार्थियों देख सकते हैं कि 2 नेटवर्क आपको दिए गए हैं। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोधक का मान आपको याद करना है। इसको आप अभ्यास करेंगे। इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और दीक्षा ऐप को डाउनलोड करिए। वहां से भी आप अतिरिक्त पाठ्य सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया है। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अगले व्याख्यान पे पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।